जुल्म की रातें चाहे कितनी लंबी हो, उम्मीद की रोशनी लाएगी। हर गोली से जन्मी क्रांति ये कहती है कि हक की लड़ाई को कोई ताकत दबा ना पाएगी। जी हाँ, ये कहावत फिट बैठती है झारखंड पर, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गोलीकांड की जिसकी तुलना जालियांवाला बाग कांड से की जाती है। नमस्कार, जोहार, मैं प्रदीप महतो हाजिर हूं आप सबके बीच। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर, और इस पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ झारखंड को लंबे समय तक कवर करने वाले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो गुआ गोलीकांड की चर्चा करेंगे। झारखंड के लोग इससे परिचित भी हैं, झारखंड के बाहर के लोग भी इससे परिचित हैं। सर, सबसे पहले 8 सितंबर 1980 का वो दिन क्या मायने लगता है झारखंड के लिए? बता रहा हूं। उसके पहले आपने जो कहावत कही थी और बिल्कुल सटीक निकला कि जुल्म तो हुआ था झारखंड में, कोल्हान में, उस समय 1980 में, 78 से 80 तक में, और उम्मीद बनी रही। और उसके 20 साल के बाद झारखंड बना, अपना राज्य बना। इसलिए बिल्कुल सही कहावत आपने कही। 8 सितंबर का क्या महत्व है? 8 सितंबर 1980 को इसी झारखंड में कि गुआ, पश्चिम सिंहभूम, उस समय सिंहभूम था, उसमें में पुलिस ने अस्पताल से निकालकर 8 आदिवासियों को लाइन में खड़ा कर कर गोली मार दी थी। 8 लोग वहां और 3 लोग पहले कुछ घंटे पहले मारे गए थे। 11 लोग 8 सितंबर 1980 को आदिवासी शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई भी हुई थी आदिवासियों की ओर से, जो यहाँ के लोगों से, आंदोलनकारी की ओर से, जिसमें 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो ये 8 सितंबर का महत्व है। उसका महत्व इसलिए और बढ़ता है कि हर साल वहां पे बड़ी सभा होती है और जो शहीदों को याद किया जाता है, जिसमें अधिकांश में राज्य के मुख्यमंत्री, अगर सरकार जीवन की होती है, वो जाते हैं। संभवतः कल भी मुख्यमंत्री वहां पे जाएंगे और शहीदों को नमन करेंगे, क्योंकि उस घटना के बाद झारखंड आंदोलन बहुत तेज हो गया था, कोल्हान में खास तौर पर है। तो उसका एक अपना अलग महत्व है झारखंड बनाने में, उस आंदोलन को आगे करने में गुआ गोलीकांड का बहुत बड़ा रोल है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि अस्पताल में 8 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई, कई जगह सर ये देखने पढ़ने को मिलता है कि उस कानून को रेड क्रॉस नियम के तहत कुछ जोड़ा जाता था। सर, इस नियम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, एक तो कि देश की ये पहली घटना, शायद अभी भी तक की पहली घटना होगी देश या दुनिया की, कि अस्पताल में कोई मरीज इलाज करा रहा हो है, उसको आप वहां से निकाल कर और उसको गोलियों से भून दिया जाए। ऐसी घटना कहीं न पढ़ने को मिली है, न सुनने को मिलेगी। अगर कहीं अगर हुआ हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। रूल है, रेड क्रॉस का भी नियम होता है कि जब 2 देशों के बीच में युद्ध होता है, उस समय भी अगर घायल कोई अगर हो गया और रेड क्रॉस की टीम वहां पहुंचती है, तो उसको बचाते हैं, उस पर आप फायरिंग नहीं करते। मतलब इलाज, घायल हो गया है, उसकी आपको रक्षा करनी है, बचाना उसको होता है। तो इसका उल्लंघन तो अस्पताल से निकालकर तो पूरा उल्लंघन हो गया जी है। वो इलाज कराने के लिए जो घटना में घायल हो गए थे पुलिस फायरिंग में, उसके इलाज के लिए लोगों को ले जाया गया था अस्पताल में। और वहां पर पहले उनसे उनका हथियार को किनारे रखा गया कि आपका हथियार क्या था? तीर धनुष को किनारे कर दीजिए, रखिए, पारंपरिक हथियार, उसको बाहर रख दीजिए। और उसके बाद वहां से निकाला गया। फिर कैंपस के में ही लाइन से खड़ा करके उनको गोली मार दी गई थी। ये घटना थी जिसकी देश भर में चर्चा हुई थी, बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ था। सर, अक्सर चर्चा होती रहती है गुआ गोलीकांड की। हर साल, जैसा आपने बताया, हाँ। जो कोई भी मुख्यमंत्री होते हैं वो जरूर जाते हैं वहां पे, शहीदों को नमन करते हैं। इसकी तुलना सर जालियांवाला कांड से होती है, और ऐसा ही एक कांड ठीक सर खरसावा गोलीकांड भी, जो 1 जनवरी को हुआ था। मतलब सर, सिर्फ झारखंड की धरती पर ही इस तरह के गोलीकांड सर अगल बगल के दोनों नहीं थे सर? दोनों पर सर थोड़ा विस्तार से, जालियांवाला कांड और ये जो कोल्हान का इलाका है, दोनों में इतनी बड़ी घटना सर। हाँ, देखिए, जालियांवाला कांड तो बहुत बड़ी घटना थी। जी सर। ठीक है। ये उस घटना के बाद आजाद भारत का पहला गोलीकांड जो हुआ था, बड़ा गोलीकांड हुआ था, वो हुआ था खरसावां में है, जिसके बारे में अभी तक कोई हिसाब नहीं है कि कितने लोग मारे गए थे। कोई जो अखबारों ने, 1-2 अखबारों ने लीड किया, जो सरकार ने उस समय उड़ीसा गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया था। तो कटक से जो जारी किया था रिलीज, उसके अनुसार 34 लोग मारे गए थे, जिसका जिक्र किया था और द स्टेट्समैन ने है।
उसके बाद अलग अलग में लोगों ने किया। जयपाल सिंह ने जब सभा की थी, जिनके आह्वान पर लोग जमा हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि 1000 लोग मारे गए। पीके देव ने अपनी किताब में कहा था कि 2000 लोग मारे गए। तो कोई हिसाब है ही नहीं। तो वहां पर क्या था कि अंधाधुंध पुलिस ने मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग की थी। वो उस रूप में, लेकिन गोवा में 11 लोगों का ही सर गोवा में संख्या कम थी, लेकिन गोवा में अलग तरीके से अस्पताल से निकाल के मारने की घटना जी। और हमने कहा देश में अनेक घटनाएं घटी हैं, मास बड़े नरसंहार, इस तरह से गोली, बहुत घटनाएं घटी है। लेकिन झारखंड में भी घटनाएं घटी है। ये 11 की घटना है ना, 11 से है। बांझी में 1985 में लोग मारे गए थे, और वहां भी 14 आदिवासी पुलिस फायरिंग में मारे गए थे, और जिसमें एक वहां के पूर्व सांसद थे, फादर एंथोनी मुर्मू थे। तो ये घटना थी। तो झारखंड की धरती पर झारखंड के लोग शहादत देने के लिए तैयार रहते हैं, उसके लिए कुर्बानी देते हैं। उन्होंने पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और बाद में अलग स्टेट की मांग हुई, और जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ भी। तो ये घटना थी। तो इसी कारणों से यहाँ पर इसको लोग जोड़ देते हैं, जालियांवाला बाग भी कह दिया करते हैं। सर, हमेशा कोई ना कोई मुद्दा होता है, जब भी कोई प्रदर्शन होता है जी, कुछ ना कुछ मांगे होती हैं, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है। गोवा गोलीकांड होने के पीछे जो भी वहां पे स्थानीय लोग थे, जब वो जमा हुए थे, उनकी मुख्य मांगे क्या थी सर? हाँ, गोवा जो है, चाईबासा से आगे जाने पे हाटगमरिया, जगन्नाथपुर, फिर नोवामुंडी, और वहां से जब किरीबुरू जाने के रास्ते में दाएं गुजरे तो पूरा माइंस एरिया है। हाँ, आयरन ओर का पूरा माइंस वहां पर जी है। और वो सब पूरा गवर्नमेंट का माइंस था, वहां पर था। इसको उस समय सर, हाँ, इसको के खिलाफ इस सदी प्रदर्शन। तो 1978 में, 1978 में 15 अगस्त को झारखंड पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे एनी होरो, उन्होंने सीधी कार्रवाई की घोषणा की थी। सीधी कार्रवाई दरअसल में क्या था कि पूरे इलाके में, सारंडा इलाके में, पूरे इलाके में साल का पेड़ बहुत पवित्र पेड़ माना जाता है। इसका बहुत ही उत्तम स्थान है, उच्च स्थान है आदिवासी जीवन में, और बाकी के जीवन में भी आदिवासियों के लिए खास तौर पर होता है। तो साल के पेड़ को काटकर उसके जगह पर सागवान का पेड़ लगाने का काम चल रहा था, शुरू हुआ था। तो इसका लोग विरोध करते, जंगल आंदोलन शुरू हुआ था। तो इन्होंने कॉल किया था सीधी कार्रवाई, और अलग राज्य की मांग चल रही थी। तो ये 78 से शुरू हुआ। उसमें कई गोलीकांड की कई घटनाएं घटी। मतलब यह था कि आप लगाएंगे अगर पेड़ तो हम कबाड़ देंगे, उसको नर्सरी को जला देंगे, फेंक देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे, हमारा साल का पेड़ जो है वो रहेगा। ये आंदोलन हो चुका था। तो इससे एक जागरूकता पूरी तौर पर फैली थी, और पूरे एरिया में आंदोलन हो रहा था। उस समय बिहार गवर्नमेंट बहुत कड़ी थी, बहुत कड़ाई से पेश आती थी, बहुत इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए पूरा करती थी, गिरफ्तारी होती थी। उसी क्रम में 6 नवंबर 1978 को पहली बार कोल्हान में गोली चली थी, महेश्वर जामुदा शहीद हुए थे। एक फिर सरंगा में चली उसी नवंबर में, 25 नवंबर होगा, 78 में हुआ था। तो ये लगातार घटनाएं घट रही थी पूरा, और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। इस 2 सालों में अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वो एरिया था चकरदरपुर, सोनुआ, गोलकेरा, मनोहरपुर का पूरा बेल्ट जो था जी है। और वहां पे देवेंद्र मांझी बहुत ही मजबूत थे, जमीनी नेता थे, है, और वो जंगल की लड़ाई लड़ते थे लोगों का। वो थे मछुआ गागराई, शैलेंद्र महतो, मोरा मुंडा, ये सारे लोग होते थे, बहादुर राव, भुवनेश्वर महतो, ये सब लोग। जिस समय शायद ये घटना घटी तो उस समय से देवेंद्र मांझी विधायक भी बन चुके थे। हाँ, विधायक बन चुके थे, लेकिन उस दिन वो नहीं थे, हम जिक्र करेंगे उसका जी, वहां पे थे। तो कॉल हुआ, कई मांगे थी। एक तो कि आयरन ओर का जो लाल पानी होता है उससे पूरा खेत नष्ट हो रहा था जी। लाल पानी, अगर जाएंगे उधर देखेंगे अपना, तो बरसात के दिन में पूरा लगेगा कि लाल पानी से पूरा परेशान हो गया है। खेती नष्ट हो रही है, लोग क्या करेंगे, एक रोजगार नहीं है। पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा उसको आप सबसे पहला कह सकते हैं कि वो अलग राज्य की मांग तो थी ही जी, अलग झारखंड राज्य की मांग। दूसरा, लाल पानी, आयरन ओर का जो पानी है, जो खेतों में जा रहा है, खेती को नष्ट कर रहा है, किसानों को बर्बाद कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज। और तीसरा था कि माइंस में या कंपनी में लोकल लोगों को रोजगार देने के लिए। होता क्या था कि जो बाहर से लोग आते थे, उसके ग्रुप में जो लोग भरे हुए हैं HR पर्सनल में, अपने लोगों को भर दिए। तो उसका विरोध, और लोकल लोगों को, झारखंड के लोगों को या स्थानीय लोग जो वहां के लोगों को, उनको रोजगार देने, ये 3 प्रमुख मांग थी। और एक और मांग थी कि जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन दिनों कई गिरफ्तारियां हुई थी, उसको रिहा करो करके। इन मांगों के लिए तय हुआ था कि 8 सितंबर को करेंगे प्रदर्शन, और कॉल था। उस समय जंगल झाड़ से लोग आते थे, पैदल चल रहे हैं,
है शैलेंद्र महतो का एक अपना प्लानिंग किए थे अपने पास, उनकी टीम अलग थी, तो ये सब लोग वहां आदमी को भेज रहे थे। लेकिन किसी कारण से ये 2-3 बड़े नेता वहां नहीं जा सके थे जी। शैलेंद्र महतो और देवेंद्र मांझी। पुलिस ने पूरी कार्रवाई कर ली थी, ट्रेन को भी रोक रोक के उतार रहे थे लोग, प्रदर्शन वाली जगह पर ये लोग नहीं पहुंच पाए थे उस समय। लेकिन बहादुर बाबू पहुंच चुके थे, बहादुर राव जी अभी भी हैं और बहुत ही एक्टिव रहते हैं, बड़ी है। भुवनेश्वर महतो वो पहुंचे हुए हैं, सुखदेव हेम्ब्रम थे वो पहुंचे थे, तो ये सब लोग वहां पर आ चुके थे। उसके बाद लोग जब गए तो वहां एयरपोर्ट के पास लोग जमा हुए थे, मांग तो बता चुके थे, वो लोग एक ज्ञापन देना चाहते थे, ज्ञापन है। इसी क्रम में वो जुलूस आगे निकला और सारे लोग पारंपरिक हथियार से लैस जो होते हैं वो चलते हैं, अपना तीर धनुष उनका है, तीर धनुष चले वहां से। उसके बाद मामला बढ़ता गया, उनको रोकने का प्रयास किया गया, आगे बढ़े। पुलिस की पूरी व्यवस्था हो गई थी, सरकार ने बहुत ही कड़े अधिकारियों को वहां पता कि इसको क्रश करना है, दाब देना है, इस मूवमेंट को आगे नहीं जाने देना है। ये दौड़ था। चले वहां पर एक सीओ ने रिपोर्ट भेज दी थी कि वन विभाग के अधिकारियों पर हमला कर सकते हैं ये लोग, जो आजकल चलता भी है, जो मन करे सो कर दिया है। उसके बाद ये लोग गुआ में हाट था, हाट के पास जमा हुए, वहां एक सभा शुरू हुई। तो सभा जब हुई तो बोलने लगे, एक बैसाखू गोप लोकल लड़का वहां पर था, नेता, लोकल नेता, उसने भाषण दिया और बड़ा एग्रेसिव भाषण था, इसमें कोई शक नहीं। और जब भाषण होता है झारखंड के लोगों का तो कंट्रोल के बाहर होता है, वो धीरे धीरे अपना चलता गया, क्योंकि आक्रोश तो रहता ही है। इसी क्रम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसको, बैसाखू को पकड़ लिया है। दोनों में ये लोग आगे जाना चाह रहे थे, पुलिस रोक रही थी, धक्का मुक्की है, इसे पर नहीं चलने देंगे, नहीं बोलने देंगे, ये सब खूब चला। उसी क्रम में फिर भुवनेश्वर महतो जो अभी आंदोलनकारी जो आयोग है जी, उसमें मेंबर थे, वो थे, उस कॉलेज के छात्र थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया, दोनों को पकड़ लिया। फिर इधर से शुरू हुआ। इसी बीच बहादुर बाबू चल गए स्टेज पर और पुलिस ने कहा कि आपको गिरफ्तार करेंगे। तो बहादुर बाबू ने कहा कि हम गिरफ्तारी तभी देंगे जब लोग कहेंगे जी, और तो लोग मानने वाले थे। लोगों ने कहा नहीं। अब शुरू हो गया झंझट, दोनों में है। पुलिस वहां पे थे, तैयार थे, है, और उन्होंने पुलिस की ओर से आंसू का गोला छोड़ दिया गया जी, और हवाई फायरिंग की। क्या फायरिंग किया गया? एक आवाज जो है, गोला में आवाज आता है, उसको लोगों ने समझ लिया कि ये फायरिंग है। उसी क्रम में धक्का मुक्की हुई, किसी ने फायरिंग भी कर दी, पुलिस ने कर्मी ने फायरिंग कर दी। इधर से लोग, चूंकि लीडर तो पकड़े गए थे और कोई बड़े नेता थे नहीं, उसके बाद इधर से तीर चला, उधर से गोली चली, वहां पर पूरे भगदड़ मची। जब भगदड़ रुकी कम है तो देखा गया उस समय है कि 4 पुलिसकर्मी वहां पे मारे गए और 3 जो थे आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी, उनका शव वहां पे मिला, उस जगह पर थे। उसके बाद बहादुर बाबू वहां से हाथ छोड़ाकर भाग गए थे, उनको लोग ले गए, उनको ले जाकर लोग नीचे गांव था जो हाथू एरिया था, वहां जाकर उनको रात में छिपा दिया गया। वो एक अलग कहानी है। तो ये घटना घटी थी। उसके बाद ये जो घायल जो थे उनको एक ईश्वर सरदार नाम का एक लीडर था, नेता था, बड़ा डेडिकेटेड होते, वो सबको लेकर चला गया कि इलाज कराते अस्पताल में। ध्यान में नहीं रहा कि अभी तो घटना घट गई, अभी और कुछ बाकी है। तब तक 4 पुलिसकर्मियों को मारने की बात मतलब बड़ी घटना होती है। ऑर्डर वहां से आया, फोर्स आगे से मूव की है, चारों ओर से है। उसके बाद पुलिस वहां से आई थी, स्टेशन था गुआ, वहां पर से फायरिंग करते आई थी, वो करके अस्पताल में गई। अस्पताल में जाने के बाद टीम, जो पुलिसकर्मी लोग थे वहां पर, जो अंदर में इलाज करा थे, उनको बाहर निकाला, लाइन से खड़ा किया गया, पहले तीर धनुष को किनारे किया गया, और फिर एक ने कहा कि इन्हीं लोगों ने हमारे भाई को मारा है। उसके बाद पुलिसकर्मी वहां पे कुछ सुने नहीं, वहां पर फायरिंग हुई, और पहले वाले में 2 राउंड फायरिंग हुई थी, 30-50 राउंड गोली चली थी। आप सोचिए 50 राउंड गोली चलना मतलब कम है, और यहां पर तो सीधे लाइन से खड़ा करके गोली मारी गई। तो उसमें से 8 आदिवासी को लाया गया था और 8 को मार दिया गया था। ये बड़ी घटना थी। तो 8 और 3 11 आदिवासी, आंदोलनकारी और 4 पुलिसकर्मी। ये गुआ गोलीकांड में हुआ था, गोलीकांड का। सर, आपसे एक चीज का जिक्र करना चाहेंगे, जब ये घटना घटी थी तब सर आप पत्रकारिता के पेशे में आ गए थे क्या? मतलब आपने ये घटना देखी या सुनी? नहीं, हम कहां से आएंगे? अच्छा, 84 में तो हम आए थे। अच्छा, तो मतलब आपने ये
पढ़ा सुना नहीं है। हम तो जितने लोग के हम है उन जगहों पे जा जाकर, ये अलग अलग कहानी है, जाकर है। अब जब पूछ लिया तो बताते हैं जी 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 कि एरिया में तो पूरा घूमते हुए थे, पूरा सरंडा मेरा एक एक एरिया था। लेकिन क्या किए कि एक अद्भुत कहानी हुई थी। 2005 की घटना है, 25 साल पूरा होने को था गोलीकांड का। 80 में घटना घटी 2005, तो 2005 में हमने बोला कि इसको रिविजिट किया जाए कि आज अब राज्य बन गया है, अब गोवा में क्या हुआ था, तो अब क्या किया जाए। तो 2 व्यक्ति जिनके कारण गोलीकांड हुआ था, दोनों व्यक्ति जीवित थे और हैं, अभी भी हैं, और दोनों मेरे बड़े करीब रहे हैं, भुवनेश्वर महतो और बहादुर बाबू। तो दोनों को हम बोले, दोनों वहां नहीं गए थे कि अब 25 साल होने को है, चलिए वहीं चलते हैं और बताइए कहां कहां कैसे कैसे घटना घटी, पूरी घटना बताएंगे। तब उन्होंने आपको दोनों व्यक्ति को, बहादुर उरांव को बहादुर बाबू बोलते हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, और भुवनेश्वर बाबू को, दोनों को ले गए और पूरा एक एक घटना को जो वहां झेले थे, भाई जिनको पकड़ा गया, जिनके लिए गोलीकांड हो रहा है, वो खुद बता रहे हैं, आई विटनेस अपने हैं, ये घटना घटी थी। उसी क्रम में उन्होंने बताया था, आपके सवाल में वो नहीं था कि क्या हुआ था उसके बाद। तो नया जीवन मिला था दोनों को, बहादुर बाबू को भी तो पुलिस मार देती, बहादुर बाबू को तो लोगों ने छुड़ा लिया, भीड़ ने छुड़ाकर ले जाकर एक लालू सोरेन करके नाम का लड़का था, वो मिला, वो इनको ले जाकर अंदर जाके खेत में छोटी झोपड़ी थी वहां छिपा दिया, और ये भुवनेश्वर महतो को, बैसाखू को पुलिस पकड़ ली और जीप में ले जा रही थी। और उधर से जब पुलिस आ रही है, एसपी थे उस समय रामेश्वर उरांव, जो बाद में एमपी बने, अभी मंत्री बने थे। हाँ, अभी भी रामेश्वर विधायक हैं, अभी भी विधायक, हाँ, लोहरदगा से विधायक हैं अभी कांग्रेस के। हाँ, तो ये रामेश्वर बाबू जो है ना, ये बहुत ही सुलझे व्यक्ति थे करके था, एसपी थे। तो उन्होंने देखा कि इसको तो मार देगा, और ये सपोर्ट करते थे खुल के झारखंडियों का है। तो एसपी रहने के बाद भी क्या किए कि देखिए कि पुलिस पकड़ ली है इसको और लेके जा रहे हैं, और उधर से पुलिस आ रही है मारने वाले, किसको इनकाउंटर करेंगे। तो पकड़ कर उनको, भुवनेश्वर महतो को एक थप्पड़ कस के मारे और गाली गलौज भी किए, खाली दिखाने के लिए कि गुस्सा शांत हो जाए, और उसको पकड़कर पुलिस को ले चलो, इसको हम ले चलते हैं ताकि जीवन बच सके। उसको ले जाकर लाया गया, उनको पकड़कर थाना हाजत चाईबासा में है, चाईबासा में पुलिसकर्मी लोग जो थे गुस्से में थे, बीएमपी के जवान लोग थे, वो लोग आ गए थे कि हमको चाबी दीजिए हाजत का, इसको यही खत्म करेंगे। वहां पर भी जो हाजत में थाना इंचार्ज थे उस समय, वो लोकल ट्रैवल था, उसने नहीं दिया, उसने और समझाया कि अगर मार देते हैं तो क्या होगा बाद में, स्थिति बड़ी खराब होगी, उन्होंने बचा दिया। तो नया जीवन दोनों को इसलिए मिला कि दोनों को बचाने वाले जो झारखंड के लोग थे, वो उस समय किसी न किसी रूप में सामने आ गए। तो ये घटना घटी थी। सर, जितनी चर्चा हुई, पहले भी हमने काफी कुछ देखा, सुना और पढ़ा है। झारखंड में सर हर लड़ाई जमीन से जुड़ी हुई है। हाँ, चाहे वो बिरसा मुंडा का आंदोलन रहा हो, सिद्धू कानू का आंदोलन रहा हो, खरसावां गोलीकांड रहा हो, गोवा गोलीकांड रहा हो, या सर आज की राजनीति में भी गोवा गोलीकांड सीधे तौर पर जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा ऐसा नहीं था। अब लेकिन सर खेतों की खेती तो आई है, वो तो रोजगार है, यहाँ पे थे। जी सर, आपने बात की कि तब भी स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही थी, आज भी सर यही सब मुद्दे झारखंड में। हाँ, आपको क्या लगता है कि इस गोवा गोलीकांड का असर झारखंड आंदोलन पर क्या पड़ा? देखिए, 2-3 घटनाएं घटी हैं जिसका झारखंड आंदोलन पर बड़ा असर पड़ा। उन दिनों सबसे पहला असर पड़ा कि तब झारखंड मुक्ति मोर्चा 73 में पहली सभा हुई थी, 72 में बना था, है वो मजबूत नहीं था। कहां पर? कोल्हान में उसकी पकड़े थी, है। झारखंड पार्टी बहुत मजबूत थी, तो जितने लोग झारखंड पार्टी में थे, धीरे धीरे गोवा गोलीकांड के बाद है सारे लोग लगभग शिफ्ट हो गए जेएमएम की तरफ। तो ये बड़ी घटना, जेएमएम वहां पे स्थापित हो गया। उसके बाद निर्मल महतो जैसा नेता है, उस घटना का इतना असर पड़ा कि वो शामिल हो गए जेएमएम में, और केंद्रीय अध्यक्ष बने। जब उनकी हत्या हुई तो उसमें अध्यक्ष थे 87 में। तो ये बोला कि एक तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ा, तेजी से बढ़ा है, पूरे कोल्हान में एक बड़ा आधार बना, और इतना मजबूत आधार बना, इतना बॉन्डिंग था, ऐसे लीडर पैदा हुए, इतने बड़े लीडर वहां से पैदा हुए हैं जिन्होंने स्टेट को भी लीड किया। एक दूसरा है कि सबसे ज्यादा गोलीकांड अगर देखा जाए उसमें है तो उसी एरिया में हुआ, क्योंकि वहां के लोग बहुत वो अन्याय को बर्दाश्त करने वाले नहीं हो बहुल क्षेत्र है, हो बहुल है, तो वो रहा। देवेंद्र माझी अपने आप में बड़ा नाम, शैलेंद्र महतो उस समय महासचिव बने थे, गुरुजी के साथ थे, बड़ा नाम। कृष्णा मार्डी थे उस समय, जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, हैं।
तो ये सब बड़े बड़े नाम हुए। कृष्णा माड़ी का सर आपने जिक्र किया, गोवा गोलीकांड के बाद कृष्णा माड़ी ने बिना प्रशासन के इजाजत के वहां पे हाँ। सर शहीद स्थल का भी निर्माण करा दिया, जो आज मौजूद है। हाँ, गए 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 उसके बारे में भी थोड़ा सा बता हाँ, दीजिए। कृष्णा माड़ी अपने आप में उस समय तो दोनों जिला एक ही था, पूर्वी पश्चिम नहीं हुआ था। हाँ, करके था है, तो वो एक बड़ा विरोध हुआ था, इसलिए कि कभी भी प्रशासन नहीं चाहता कि वहां पे कोई स्मारक बने, कुछ बने है, तो वो इनमें बहुत बड़ा रोल रहा है, कृष्णा माडी का है। उसके बाद क्या हुआ कि वो एक आज भी रहस्य बना हुआ रहा है कि जो लोग शहीद हुए थे उनके 100 का क्या हुआ। हाँ, ठीक है। अब बहुत हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि कहां था, क्योंकि पूरे एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया था और जानकारी नहीं थी कि क्या करना है, पैनिक इतना था। 2 राइफल को लूट लिया गया था, उसको खोजने के लिए पुलिस हर घर में छापामारी करती गांव में पूरा। तो अंतिम में गांव के लोगों ने देखा कि अब मार खाने से अच्छा है कि फेंक दो राइफल, तो राइफल उड़ा। तो इतना पुलिस आक्रामक थी उस समय थी कि बहुत मुश्किल था। तब जाकर वहां पर है कि लाश को कहा गया, तो एक जगह है सिलाई, एक जगह है, तो लोग कहते हैं जहां पे अभी भी देखिएगा पत्थर गड़ी हुई है, तो कहता है कि कुछ 100 वहां फेंका गया था, तो ये मान भी गया कि वहीं पर दफना दिया गया था, करके गया था है। तो उस जगह पे स्मारक है और एक स्मारक तो गुआ जहां पे गोलीकांड हुआ था वहां पे होता है, और हर साल लोग जाते हैं। वो बहुत ही मतलब एक वहां जाने के बाद आपको लगेगा कि कितने संघर्ष के बाद राज्य बना है, वो दिखेगा। वो सब उदाहरण है, ऐसे गोलीकांड भारे पड़े हैं झारखंड में, लेकिन ये सब बड़े गोलीकांड बड़े हैं। हाँ, आपने कई बार सर इन क्षेत्रों का दौरा भी किया है, गोवा भी आप कई बार जा चुके हैं, जैसा आपने जिक्र किया। हाँ, क्योंकि अभी जेएमएम की भी सरकार है, राज्य में सत्ता पर है। जेएमएम एक कोल्हान उनका मजबूत बेल्ट है, कई विधायक अभी भी हैं, पहले से संयुक्त बिहार के टाइम से रहे हैं। तो क्या लगता है सर कि गोवा गोलीकांड के जो पीड़ित परिवार हैं, इतने आयोग बने, इतनी कमेटियां बनी, उनको उनका हक अधिकार, या कहते हैं कि जो मदद सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मिलनी चाहिए थी शहीद परिवार के नाते, वो मिल पाए? आप कितना देख पाते हैं सर? मिला ताजुब की बात है कि जो मेरी जानकारी में है, सबकी तो हम नहीं जानते हैं ना जी है कि जितने गोलीकांड हुए उसमें शायद सबसे पहले या अभी तक हुई है, गोवा गोलीकांड के शहीदों के परिजनों को ही सरकारी नौकरी मिली है। मिली है, वो भी कब? जब हेमंत सोरेन सरकार पहले वाले बार बनी थी, फर्स्ट टाइम है, उस समय कई दिक्कत हुई। उसमें 2019 में या 2014 वाले में सर, जब वो 14 महीने के लिए थे। 14 के पहले का मामला है। अच्छा, 14 में तो सरकार आ गई थी, बीजेपी की आई थी। हाँ, उससे पहले जो कुछ महीनों के लिए 2013 में बने थे। उसी क्रम में जो मुझे जानकारी थी कि जब ये मुद्दा उठा कि गोवा गोलीकांड के शहीदों को के परिजनों को नौकरी देने के लिए है, तो कई अधिकारियों ने विरोध किया था कि ऐसा होगा तो और यहाँ मांग होगी, कहाँ दे पाएंगे हैं। तो उस समय हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि कहाँ साइन करना है, हम जिम्मेदारी लेते हैं और नौकरी दें, और उसी समय रोज इन लोगों को नौकरी मिली थी। उसके बाद प्रयास बहुत हुआ, चला है, लेकिन शायद बड़े पैमाने पर नौकरी कहीं मिल नहीं पाई। अपवाद तो है, 2 लोगों को मिला ही है, लेकिन गोवा गोलीकांड के परिजनों को, जो शहीद है उनके परिजनों को राहत मिली थी। जब 2005 में बहादुर बाबू को हम वहां लेकर गए थे, तो एक घटना घटी थी। बहादुर बाबू वहां जब गए तो बताया कि कहां कहां गोली चली थी, फिर कहे कि हमको रात में छुपा कर रखा गया था इस गांव में, उस गांव में चलते हैं, हमको उस आदमी से मिलना है जो हमको बचाया था। लगा गांव में चले गए, एक नदी थी कोयना, उस नदी में पुल नहीं था उस समय, तो नदी में पानी था, तो हम सब लोग पूरा पानी में घुसकर नदी पार किए और चले गए, गांव में गए है। जगह गए तो गांव के लोग से मालूम करते गए, तो अधिकांश लोग तो नहीं मिले, कुछ लोग मिले। तो ये बताया गया कि उस जगह पर वो लालू सोरेन थे, रहते थे। तो पूछा भाई उनको बुलाओ, तो लालू सोरेन नहीं है, वो कहीं गए हैं, सीके की तरफ गए हैं, साइकिल से गए हैं। अब ये बोले कि हम तो उनसे मिलेंगे। हम लोग लौट रहे थे, जब नदी पार फिर लौटने लगे, नदी के पार है, और ये पूछे उनसे कि उनका ड्रेस क्या है, तो बोले कि धोती कुर्ता पहने हैं, व्हाइट रंग का है। सो रास्ते में एक जगह हम लोग जैसे देखे कि एक आदमी आ रहे हैं साइकिल से, तो हम लोग गाड़ी रोक दिए और नीचे उतरकर हम उतरकर, और जब वो पीछे आगे बढ़ गए तो हम बोले ए लालू सोरेन जी, तो वो पीछे रुक गए करके। तो उतरे हम लोग, सब कोई जैसे गए, वो बेचारा ये लगे क्या बात है, कौन है, पुलिस कौन है? हम लालू सोरेन आप हैं? तो बोले क्या, हम लालू सोरेन नहीं, हम लालू सोरेन नहीं, बड़े जी से, हम लालू सोरेन नहीं। मत हो गया, लेकिन लालू सोरेन जी आप नहीं है तो कोई बात नहीं है, जब मिलेंगे आपको तो आप कहिएगा कि बहादुर बाबू आए थे मिलने के लिए लालू सोरेन जी से, बस। तो बोलते हैं कि इठो में लालू सोरेन कौन, ऐसे करके हम लोग 5-6 लोग थे,
कुछ गांव के मुंडा लोग भी थे, वो लोग भी वहां पर थे, मानकी मुंडा, वो लोग भी थे। तो बताया कि ये बहादुर बाबू है। जैसे ही बताया गया बहादुर बाबू को कि ये बहादुर बाबू है, वो बोलने लगे कि हम लालू सोरेन, और बहादुर बाबू को पकड़कर रोने लगे। दोनों, बहादुर बाबू रोने लगे, वो भी रोने लगे हैं। बोले बहादुर बाबू आप कहां था इतने दिनों तक? बहादुर बाबू के दो बच्चे, छोटे बच्चे, वो शहीद हुए थे, मर गए थे ठंड में। जब गुआ गोलीकांड के बाद इनको भागना पड़ा था, और ठंड के समय पुलिस इनके घर में खोज रही थी, घर कुर्की हुआ था, इनको बाहर निकाल दिया गया था, इनकी पत्नी को, और ठंड में दोनों बच्चे मर गए थे। ये कुर्बानी थी बहादुर बाबू की, कुर्बानी थी गुआ गोलीकांड के बाद। इसको कैसे आप लोग मिस कर सकते हैं? खैर, उसके बाद बहादुर बाबू बोले कि हमको उस जगह पे ले चलो जहां पे रात में तुमको बचाया था। तो वहां हम लोग को एक खेत में ले गए, और वहां बोले कि यही रुकिए, यही जगह है। बोले मकान कहाँ है? बोले वो तो कच्चा मिट्टी का झोपड़ी था, टूट गया है, यही जगह थी। उसके बाद बहादुर बाबू वहां से मिट्टी निकालकर माथा पे लगाए और रोने लगे हैं। तो ये बहुत ही भावुक पल था, करके था, क्योंकि जीवन मिला था दोनों व्यक्ति का है। बहादुर बाबू को उसी बच्चे ने, लड़के ने, जो उस समय 25 साल के बाद उम्र दराज हो गया था, और गांव एरिया में तो आप उम्र और आपको दिखती है ना। ये बड़ी घटना थी, बहुत भावुक पल था। लेकिन दोनों के रहने से सच्ची जानकारी मिली है कि एक गांव जा गए हम लोग, उन जगह गए, और तब मालूम हुआ कि कितनी मेहनत और कितनी कुर्बानी के बल पर राज्य बना है। गुआ गोलीकांड के बाद जो पूरे आसपास के लोग, कुल्हान के अंदर में, उधर सारंडा के आसपास के लोगों ने जो जुल्म सहा, वो अद्भुत रहा है। महिलाओं को तंग किया गया, क्योंकि पुरुष तो भाग गए थे जंगल में, तो महिलाओं को पीटा गया, बच्चों को पीटा था कि बताओ कहां पर है। ये घटना घटित थी। इतना सहने के बाद महिलाओं ने इतना सहा है। बच्चे खाने पीने का की दिक्कत होती थी, नष्ट कर दिया जाता था। तो ये सब क्या कहेंगे उसको, तहस नहस कर घर को कर दिया जाता है। तो इतनी परेशानी के बाद झारखंड राज्य मिला है, इसीलिए वहां के लोगों का, जो लोग लड़े थे, उसका पहला हक बनता है। तो आपने सुना, ये कोई कहानियां नहीं है, ये झारखंड का इतिहास है। हम सोचते हैं कि झारखंड के जमीन के नीचे सिर्फ खनिज दबी हुई है। नहीं, झारखंड के इस मिट्टी में कई ऐसी कहानियां हैं जो शायद राष्ट्रीय फलक तक नहीं पहुंच पाती हैं, और इक्का दुक्का लोग ही इस पर हमेशा चर्चा करते हैं। तो इसलिए गुआ गोलीकांड के बारे में आपको बताना हमारा दायित्व था, और हमने जो भी तथ्य थे वो झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा सर के साथ शेयर करके हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।